हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 10 के साथ। जिनवू डोंगसुक के साथी से मार खाने के बाद फिर से उठ जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है कि सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो बातें करते हुए आगे की तरफ आ रहा होता है। डोंगसुक के साथियों से कहते हैं, डोंगसुक ये तो बच गया। वो ग्युवान से कहते हैं, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है, तुम तो एक ई रैंक के हंटर को भी नहीं मार सकते। डोंगसुक ग्युवान से कहता है, तुम्हें इस बात को सीरियस लेना होगा, मैं चाहता हूँ कि इसे मार डालो। ग्युवान उसे कहता है, लेकिन मैंने तो सीरियस अटैक किया था, मैंने अपनी सारी पावर लगा दी। अब मुझे नहीं पता कि ये अभी तक जिंदा कैसे है, मैंने तो अपनी काफी सारी मैजिकल पावर्स लगाई थी, हो सकता है मेरा निशाना चूक गया हो। जिनवू चलता हुआ उनकी तरफ जा रहा होता है और उनसे कहता है, तुम लोगों ने एक इंसान की जिंदगी के साथ खेला है, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोग इसके कंसिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो। डोंगसुक का एक साथी कहता है, आहिर ये कमीना कह क्या रहा है। जिनवू उनसे कहता है, मैंने कहा है कि अगर तुम लोग हंटर हो तो तुम्हें डंजन के अंदर तैयार रहना चाहिए कभी भी शिकार होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिकारी किसी वक्त भी शिकार बन सकता है। डोंगसुक का एक साथी उसे कहता है, वो सब लोग रहने दे, मैं इसे जाकर देखता हूँ। और वो आगे बढ़ता है। वो हंटर सीधा आगे चला जाता है और जिनवू के कंधे पर अपना बाजू रखते हुए उसे कहता है, बच्चे मुझे लगता है शायद तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। लेकिन साथ ही जिनवू अपना हंजर निकालता है और उसके गर्दन पे रख लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए उस बेचारे का गला काट देता है। डोंगसुक भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही जिनवू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने एक एनिमी को मार दिया है, तुम्हारे पास टोटल 7 टारगेट रह गए हैं। अब डोंगसुक के सारे साथी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर इस लड़के के पास ये डैगर कहाँ से आया, इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि इसने एक हंटर को मार डाला। डोंगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मेरा साथी एक डी रैंक का हंटर था, चाहे कितना भी अनगार्डेड क्यों ना हो, ये इसे एक ही बार में नहीं मार सकता, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का कमजोर हंटर है। जिनवू एक हंटर को मारने के बाद कहता है, मैंने एक इंसान को मार डाला, चाहे मैं इसका ब्लेम इस सिस्टम पर डालने की कोशिश भी करूं, लेकिन इसका फैक्ट नहीं बदलेगा कि मैंने एक इंसान को मारा है। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो मैं खुद मर जाता। यहाँ पर मारो या मरो की सिचुएशन है, अगर मैं कमजोर हूँ तो मेरे सामने हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। डोंगसुक अपने दोस्तों से कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसने ये कैसे किया, लेकिन अपने गार्ड डाउन मत करना, बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ो। और साथ ही वो ग्युवान से कहता है, अपनी मैजिकल पावर से इस पर फिर से अटैक करो। ग्युवान अपने हाथों पर एक फायरबॉल बनाता है और फुल पावर के साथ जिनवू की तरफ फेंकता है, लेकिन जिनवू तेजी के साथ उसके फायरबॉल को डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को काट देता है। न सिर्फ उसके हाथ को बल्कि उसकी पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। डोंगसुक अब ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। डोंगसुक के बाकी के हंटर दोस्त भी भागते हुए जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिनवू उनके अटैक से बचते हुए उनमें से एक को मार देता है। दूसरे वाला कहता है, आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है, मेरे अटैक्स तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे। जिनवू उस हंटर के ऊपर अपने डैगर की पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी मूव करना छोड़ देती है। वो वहीं पर खड़ा चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। जबकि बाकी के बचे हुए हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। जिनवू बाकी के हंटर्स के ऊपर भी अपने हंजर के पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और साथ ही ब्लीड इफेक्ट को एक्टिवेट करते हुए उनकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो सारे चिल्लाकर यही कह रहे होते हैं, आखिर ये है कौन, ये एक ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनवू डोंगसुक के अलावा बाकी के सारे 7 मेंबर्स को मार देता है। डोंगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने तो सिर्फ चंद सेकंड्स में मेरे 7 डंजन के साथियों को मार दिया और वो सारे के सारे डी रैंक के हंटर्स थे। डोंगसुक जिनवू से कहता है, तुमने अपने स्किल्स मुझसे छुपा कर रखे, तुमने कहा कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो, क्या तुमने इस डंजन के बॉस को मारा है। डोंगसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सारे सी रैंक के हंटर्स एक ही लेवल पर नहीं होते, मेरी पावर इनसे बहुत ज्यादा है। और साथ ही वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। डोंगसुक कहता है, चाहे ये कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, डंजन बॉस को हराने के बाद और मेरे 7 साथियों को मारने के बाद ये बहुत ज्यादा थक चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि ये अब मेरा सामना कर पाएगा। डोंगसुक अपनी शील्ड को सामने की तरफ करते हुए जिनवू की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, ये अपने छोटे से हंजर के साथ मेरी शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा, इसकी स्पीड के साथ अगर ये मेरी शील्ड के साथ टकराएगा तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगी। वैसे भी ये अपनी फाइट से थक चुका है। लेकिन जैसे ही डोंगसुक जिनवू के थोड़ा सा करीब पहुंचता है, जिनवू उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए उसे रोक लेता है और डोंगसुक से कहता है, लीडर डोंगसुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में एक बात नहीं पता, तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हर बार मेरी पावर लेवल अप हो जाती है। और साथ ही वो उसको चेहरे से पकड़ते हुए जमीन में दंसा देता है। डोंगसुक बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, क्या इसने मुझे थप्पड़ मारकर जमीन पे गिरा दिया। डोंगसुक फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है शायद ये एक फॉल्स रैंकर है।
डांगसुक रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। इस डंजन में जितने भी माना क्रिस्टल्स हैं तुम वो सारे रख सकते हो, इसके अलावा हमारे सारे मैजिकल क्रिस्टल भी तुम रख सकते हो, बस मुझे छोड़ दो। जिनवू डांगसुक से कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, एक ऐसे इंसान से माफी की भीख मांग रहे हो जिसे तुमने 3 बार मारने की कोशिश की। डांगसुक चिल्लाते हुए उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर बच जाओगे। जिनवू से कहता है, ये तो तुम ही ने कहा था कि इन डंजन्स के अंदर जो कुछ भी होता है बाहर वालों को नहीं पता चलता कि यहाँ पर किसके साथ क्या हादसा हुआ। डांगसुक चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है। लेकिन साथ ही जिनवू अपने हंजर को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है और उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता। डांगसुक को मारने के बाद जिनवू अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है, मेरे कपड़े तो सारे गंदे हो गए, इन पर ब्लड लग गया है और साथ में इनका साइज भी छोटा होता जा रहा है, मेरी बॉडी दिन ब दिन ग्रो कर रही है। जिनवू जिन्हो की तरफ देखता है तो वो दूर बैठा उल्टी कर रहा होता है। जिन्हो के पास आता है और उसे कहता है, डंजन का बॉस मर चुका है और ये डंजन का गेट क्लोज होने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसी के साथ जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने इमरजेंसी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसमें उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक स्टेटस रिकवरी का, दूसरा उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जो कि ब्लड लस्ट का होता है और साथ ही उसे तीसरे नंबर पर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। ब्लड लस्ट स्किल के बारे में बताया जाता है, इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद जिस भी टारगेट को तुम चूज करोगे वो 1 मिनट के लिए तुम्हारे होप और डर में मुबतला हो जाएगा और इसके लिए तुम 1 से ज्यादा टारगेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सीन अमेरिका का होता है। डांगसुक का भाई डांगसू जो कि सो रहा होता है, वो अपने बिस्तर से उठता है और कहता है, आखिर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं, लगता है शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। इस वक्त कोरिया में पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा। फिर एक और सीन दिखाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का होता है। मैनेजर यूजीन अपने कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं। उसी वक्त उनका असिस्टेंट उनसे कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैनेजर उसे कहते हैं, तुम्हें किस बारे में बात करनी है। असिस्टेंट उनसे कहता है, एक सी रैंक की डंजन के अंदर 8 लोग मारे गए, उनमें से जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और एक ई रैंक का हंटर है। मैनेजर यूचियोलो से कहते हैं, जैसे कि तुमने बताया कि वो दोनों ही लो रैंक के हंटर थे, मुझे लगता है कि वो दोनों वहाँ से भाग आए होंगे, इसीलिए वो दोनों बच गए। असिस्टेंट उनसे कहता है, नहीं, वो दोनों भागे नहीं, बल्कि उन्होंने डंजन को क्लियर किया। वो वहाँ से बहुत सारे माना क्रिस्टल्स और मैजिक क्रिस्टल्स भी लेकर आए। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है, यूजिन हो के पास बहुत ही आला क्वालिटी के इक्विपमेंट्स थे और वो वैसे भी डी रैंक का हंटर है, मुझे लगता है कि डंजन के बॉस को उसी ने हराया होगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, 8 लोग जो कि सी रैंक के थे वो उस डंजन में कैसे मारे गए, वो बॉस तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। मैनेजर यूजिन उसे कहते हैं, चलो अभी आप बस भी करो, मेरा टाइम जाया कर रहे हो, अगर कोई ऐसी बात है जो कि तुम्हें सस्पिशियस लग रही है तो वो बताओ, ऐसा तो नॉर्मल होता रहता है। डंजन के अंदर बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं और लो रैंक के हंटर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आते हैं और सारा क्रेडिट ले लेते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है, जो हैरान करने वाली बात है वो तो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, जो ई रैंक का हंटर वहाँ से बचकर वापस आया है उसका नाम संग जिन वू है, ये वही ई रैंक का हंटर है जिसको उस डंजन से जिंदा बाहर निकाला गया था। मैनेजर उसे कहते हैं, तुम्हारा उस पर शक जायज है, लेकिन वो एक अवेकनर नहीं है, हमने उसे माना क्रिस्टल के साथ परखा था, उसकी पावर लेवल तो सिर्फ 10 पॉइंट पर थी और हमारा माना क्रिस्टल बहुत ज्यादा परफेक्ट है, वो एक ए रैंक के मॉन्स्टर से हासिल किया गया है और वैसे भी डबल अवेकनिंग हर किसी हंटर को नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें उस पर शक करने की जरूरत नहीं, उसकी ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट उनसे कहता है, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो ये है कि उस डंजन के अंदर एक हंटर मारा गया जिसका छोटा भाई अमेरिका में है। मैनेजर उसकी बात सुनकर कहते हैं, कहीं तुम डांगसू की बात तो नहीं कर रहे जो कि अमेरिका में एक एस रैंक का हंटर है। अगर ऐसी बात है, उसका भाई यहाँ पर मारा गया है, तो फिर तो हम इस मसले को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसकी छानबीन करना ही होगी। नेक्स्ट सीन जिनवू के घर का होता है। जिनवू अपनी बहन के लिए चिकन विंग्स लेकर आता है, वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या कुछ अच्छा हुआ है, तुम मेरे लिए चिकन विंग्स क्यों लेकर आए हो। जिनवू से कहता है, मुझे नहीं पता कुछ अच्छा है या बुरा है। जिनवू अल्कोहल वाली ड्रिंक पी रहा होता है और कहता है, मैं ड्रंक होना चाहता हूँ लेकिन कुछ भी फील नहीं हो रहा। और साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहती है कि तुमने कुछ ऐसा सब्सटेंस पी लिया है जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए हमने उस पॉइजन के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया है। जिनवू कहता है, अपने सिस्टम की वजह से अब मैं तो अल्कोहल भी नहीं पी सकता, मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी नशा या फिर जहर काम नहीं करेगा। और यहीं पर जिनवू पहली बार हमें बताता है कि उसके सिस्टम ने उसे क्या कहा था जब उसने पहली बार उसे बताया था कि वो एक प्लेयर बनने वाला है। उसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन हुई थी, लेकिन उसने बाद में पढ़ा था, उस विंडो में लिखा गया था कि कांडारू की ब्लेसिंग तुम पर है, एक ऐसा स्पेल कास्टर जिसने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल कास्ट किया है। कांडारू की ब्लेसिंग की वजह से अब हमेशा तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और पूरी जिंदगी तुम सिर्फ हेल्दी रहोगे, कोई भी पॉइजन तुम पर काम नहीं करेगा। जिनवू अपने पैर की तरफ देखता है और कहता है, डंजन में मेरा पैर कट गया था, लेकिन इसी सिस्टम की वजह से मेरा पाँव मुझे वापस मिल गया। जिनवू कहता है, क्या वाकई में मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा। वो इस अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जिनवू अपने कमरे में जाते ही अपने पास से वो पोशन वाली थैली निकालता है जिसके अंदर रासाका का जहर होता है।
वो जहर को जल्दी से पी जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी बॉडी इस जहर को भी हैंडल कर लेगी। उसी वक्त उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जहर चला गया है, हमने उसे नलीफाई कर दिया है। ये देखकर जिन्वू कहता है ये तो वाकई में काम करता है, मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करता। उसी वक्त उसकी छोटी बहन अंदर आती है और उसे कहती है क्या तुम किसी जिन्हो को जानते हो, तुम्हारे मोबाइल पर वो कॉल कर रहा है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट सीन कैफे पैनी का होता है। जिन्वू जिन्हो से मिलने के लिए कैफे पैनी पर जाता है। जिन्हो वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। वो जिन्वू को देखते ही कहता है सर यहाँ पर आ जाए, मैंने आपके लिए सीट बुक करवाई है। जिन्वू से कहता है तुमने मेरा नंबर कहाँ से ढूंढा। जिन्हो से कहता है गिल्ड में मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, इसलिए आपका नंबर आसानी से मिल गया, क्या आप कॉफी पियेंगे। जिन्हो से कहता है नहीं, काम की बात करो, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। जिन्हो से कहता है मुझे तो आपसे मिलना ही था, आपने मेरी जान बचाई है। जिन्वू से कहता है तुमने अपने सारे माना क्रिस्टल्स और अपने मैजिक कोर क्रिस्टल्स मुझे दे दिए थे, जिनसे मैंने 1 मिलियन और 8,000 कमाए। और दूसरी बात, तुमने बाहर आकर किसी को मेरे बारे में नहीं बताया कि उन 8 लोगों को मैंने मारा था। जिन्हो जिन्वू से कहता है वो सब लोग हमें मारना चाहते थे, अगर हम लोग उन्हें नहीं मारते तो वो हमें मार देते, आपने बिल्कुल ठीक किया, वैसे भी हम लोग हंटर्स हैं, हमारा सामना ऐसी मुश्किल से होता रहता है। साथ ही जिन्हो ये सोच रहा होता है ये लड़का एक फॉल्स रैंकर है, मुझे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि ये लोग साइकोपैथ्स होती हैं, ये किसी वक्त भी मुझे मार सकता है, लेकिन मुझे अपने काम के लिए इसके पास आना पड़ा। संग जिन्हो से कहता है तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है, जल्दी से अपना काम बताओ। जिन्हो से कहता है मैं अपनी एक पर्सनल टैस्क फोर्स बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें शामिल हो जाएं। हम लोग डंजन्स में जाकर रेड्स किया करेंगे। जिन्वू साथियों से मना कर देता है। जिन्हो से कहता है लेकिन मैंने तो अभी अपनी पूरी बात कही ही नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 10 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।